उसके कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा था। मेज पर 50 करोड़ का चेक रखा था, लेकिन चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। मिस्टर खन्ना, फेक इन्वेस्टर जा चुके थे। अनन्या ने सिर पकड़ लिया। रोहित, तूने जोश जोश में हाँ तो बोल दिया, लेकिन तुझे अंदाजा भी है कि 2000 रोबोट्स बनाने का मतलब क्या है? हमारे पास न तो इतनी बड़ी फैक्ट्री है, न मशीनरी और न ही वर्कर्स। रहमत ने कैलकुलेटर पर कुछ हिसाब लगाया और मायूस होकर बोला, अगर हम आज से भी काम शुरू करें और हर दिन 10 रोबोट भी बनाएं, तो भी 6 महीने लगेंगे। हमारे पास सिर्फ 30 दिन है। रोहित कुर्सी पर झूलते हुए छत को घूर रहा था। मशीनें तो हम खरीद लेंगे, पैसे हैं। लेकिन आदमी, हमें ऐसे आदमी चाहिए जो मेहनती हों, जो सवाल न पूछें और जो मशीन की तरह काम कर सकें। अचानक रोहित सीधा होकर बैठा। उसने चुटकी बजाई। आइडिया? क्या? अनन्या ने पूछा। वो जंगल वाले। रोहित की आंखों में चमक थी। याद है जब हम उस जादुई फूल लुनारिस ऑर्किड को ढूंढने गए थे? वो आदिवासी कबीले वाले। वो लोग लोहे और लकड़ी का काम कितनी रफ्तार से करते थे। उनके हाथ मशीनों से तेज चलते हैं। अनन्या ने उसे घूर कर देखा। रोहित, वो आदिवासी हैं। वो जंगल से बाहर कभी नहीं निकलते। वो दिल्ली की भीड़ और प्रदूषण में एक दिन भी नहीं टिकेंगे। रोहित ने टेबल पर मुक्का मारा। तो हम उन्हें मनाएंगे। राघव ने उनके बच्चे की जान बचाई थी। वो हमारा एहसान मानते हैं। और वैसे भी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे। वो इलाका खतरनाक है। उसने इंटरकॉम दबाया। प्रताप सर, हमें आपकी जरूरत है। भाग 39। प्रताप की एंट्री और वापसी का सफर। कुछ ही देर में प्रताप कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। प्रताप राघव की सिक्योरिटी फर्म आयरन शील्ड का हेड और एक्स कमांडो था। वो 6 फुट लंबा, पत्थर जैसे चेहरे वाला आदमी था। उसे पता था कि राघव शहर में नहीं है, इसलिए अब इन बच्चों की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी थी। जंगल? प्रताप ने अपनी भारी आवाज में पूछा। वो इलाका सुरक्षित नहीं है। वहां सिर्फ जानवर नहीं, तस्कर भी होते हैं। हमें जाना ही होगा प्रताप सर, रोहित ने विनती की। कंपनी की इज्जत का सवाल है। प्रताप ने अपनी कमर पर लगी गन चेक की। ठीक है, लेकिन मेरी बात माननी होगी। गाड़ी मैं चलाऊंगा, और अगर मैंने कहा भागो तो बिना सवाल किए भागना। शाम ढलते ही वे लोग एक बड़ी एसयूवी में निकल पड़े। शहर की रोशनी पीछे छूट गई और घने अंधेरे जंगल ने उन्हें घेर लिया। भाग 40। भालों का घेरा, द सर्कल ऑफ स्पीयर्स। गाड़ी जंगल के बीच एक कच्चे रास्ते पर रुकी। यहां से आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी। यहां से पैदल, प्रताप ने टॉर्च जलाते हुए कहा। जंगल में सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। रोहित और रहमत डर के मारे एक दूसरे से सटकर चल रहे थे। करीब 2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। सर, रुक जाओ। प्रताप ने हाथ उठाया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, चारों तरफ से मशालें जल उठीं। पेड़ों के ऊपर से और झाड़ियों के पीछे से दर्जनों आदिवासी निकल आए। उनके हाथों में भाले और तीर कमान थे। वे गुस्से में लग रहे थे। अंजाम बुरा होगा, एक आदिवासी ने टूटी फूटी भाषा में चेतावनी दी और भाला तान दिया। प्रताप का हाथ अपनी गन की तरफ गया, लेकिन रोहित बीच में कूद पड़ा। अरे भाई रुक जाओ, गोली मत चलाना। रोहित ने हाथ ऊपर किए। हम दोस्त हैं, राघव के दोस्त। याद है वो भालू वाला राघव? राघव का नाम सुनते ही आदिवासियों के बीच फुसफुसाहट होने लगी। तभी भीड़ चीरते हुए एक बुजुर्ग आदमी सामने आया। वो कबीले का मुखिया था, जिसके गले में जानवरों के दांतों की माला थी। उसने रोहित को ध्यान से देखा। राघव? मुखिया ने पूछा। वो देवता जैसा लड़का? कहाँ है वो? वो वो शहर में है, रोहित ने झूठ बोला। लेकिन उसने हमें भेजा है। हम मुसीबत में हैं मुखिया जी। मुखिया ने एक इशारा किया और सारे भाले नीचे हो गए। राघव के दोस्त, हमारे मेहमान हैं, आओ। भाग 41। अलाव के पास सौदा, द डील एट द बॉनफायर। कबीले के बीचों बीच एक बड़ा अलाव जल रहा था। मुखिया ने उन्हें महुआ का पेय, लोकल ड्रिंक दिया, जिसे पीकर रोहित का गला जलने लगा। हमें आपकी मदद चाहिए, अनन्या ने बात शुरू की। हमें कुछ बनाना है, बहुत सारा। आपके लोगों के हाथ में जादू है। क्या आप हमारे साथ शहर चलेंगे? मुखिया ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, शहर श्राप है। वहां की हवा में जहर है। हमारे लोग वहां बीमार पड़ जाएंगे। हम जंगल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमें आपकी जरूरत है, रोहित ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हम आपको पैसा देंगे, सोना देंगे।
मुखिया हंसा। जंगल में सोने का हम क्या करेंगे? यहाँ फल है, पानी है, शिकार है। बात बिगड़ रही थी। तभी प्रताप, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे आया। उसे राघव यानी तरुण से एक मैसेज मिला था कि कैसे इन लोगों को मनाना है। हम आपको शहर के बीच में नहीं ले जाएंगे, प्रताप ने भारी आवाज में कहा। शहर के किनारे एक पुरानी बड़ी जगह है। वहां पेड़ हैं, खुला आसमान है। और सबसे बड़ी बात, प्रताप ने अपने बैग से एक टैबलेट निकाला और उस पर एक वीडियो चलाया। वीडियो में दिखाया गया था कि कैसे जंगल के दूसरे हिस्से में कुछ लकड़ी तस्कर पेड़ काट रहे हैं। अगर आप हमारे साथ काम करेंगे, प्रताप ने कहा, तो हम अपनी सिक्योरिटी फोर्स लगाकर आपके पूरे जंगल को उन तस्करों से सुरक्षित कर देंगे। आपके घर की रक्षा के बदले हमें आपकी मदद चाहिए। मुखिया ने वीडियो देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जंगल उनकी मां थी। अगर तुम तस्करों को रोकोगे, मुखिया ने सोचा। फिर उसने राघव को याद किया, जिसने उसके पोते की जान बचाई थी। ठीक है, मुखिया ने फैसला सुनाया। मेरे 50 सबसे बेहतरीन कारीगर तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन हम रात को काम करेंगे और हमें कोई शहर वाला परेशान नहीं करेगा। रोहित ने राहत की सांस ली। मंजूर है। भाग 42, गोदाम या किला, द वेयर हाउस। अगले दिन 50 आदिवासी कारीगर अपने औजारों के साथ ट्रकों में भरकर लाए गए। प्रताप उन्हें किसी फैंसी फैक्ट्री में नहीं, बल्कि शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने विशाल गोदाम वेयरहाउस में ले गया। ये गोदाम असल में राघव की शेल कंपनियों में से एक का था, जिसे प्रताप ने रातों रात खुलवाया था। अंदर का नजारा देखकर अनन्या हैरान रह गई। गोदाम खाली नहीं था। वहां पहले से ही रोबोट्स के पुर्जे पार्ट्स, धातु की चादरें और अजीबोगरीब मशीनें पड़ी थीं, जो तरुण ने भिजवाई थी। ये सब यहाँ कैसे आया? अनन्या ने प्रताप से पूछा। प्रताप ने बिना पलक झपकाए कहा, राघव सर ने जाने से पहले इसका ऑर्डर दिया था। वो हमेशा तैयार रहते हैं। काम शुरू हुआ। नजारा देखने लायक था। एक तरफ आदिवासी कारीगर अपने पारंपरिक तरीकों से धातुओं को ठोक पीट रहे थे, और दूसरी तरफ रोहित और रहमत उन्हें सर्किट जोड़ना सिखा रहे थे। आदिवासियों की सीखने की क्षमता अद्भुत थी। वे मशीनों को ऐसे जोड़ रहे थे जैसे वे लेगो लेगो के खिलौने हों। प्रताप ने गोदाम के चारों तरफ अपनी आयरन शील्ड के गार्ड्स तैनात कर दिए थे। किसी को भी अंदर झांकने की इजाजत नहीं थी। भाग 43, एक गलती और शक। काम बहुत तेज रफ्तार से चल रहा था। एक हफ्ते के अंदर 500 रोबोट्स के ढांचे तैयार हो गए थे। एक दोपहर, अनन्या क्वालिटी चेक कर रही थी। उसने एक रोबोट का हाथ उठाया। वो सामान्य प्लास्टिक या स्टील का नहीं लग रहा था। वह बहुत भारी था। उसने आदिवासी कारीगर से पूछा, ये कौन सी धातु है? कारीगर ने अपनी भाषा में कहा, साहब, प्रताप ने जो बक्से दिए उनमें से निकला। ये लोहा नहीं है, ये बहुत गर्म होकर भी ठंडा रहता है। अनन्या का शक गहरा गया। ये टाइटेनियम एलॉय था, जो मिलिट्री ग्रेड का होता है। घरेलू नौकर रोबोट्स में इतना महंगा और मजबूत मेटल क्यों लगेगा? उसने प्रताप को कोने में बुलाया। प्रताप सर, सच बताइए, ये रोबोट सिर्फ घर की सफाई के लिए है ना? प्रताप ने अपनी काली चश्मा ठीक किया। अनन्या मैम, राघव सर का मानना है कि चीजें मजबूत होनी चाहिए, क्वालिटी से समझौता नहीं। अनन्या चुप हो गई, लेकिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो इस रोबोट की चिप को डिकोड करके रहेगी। उधर आइलैंड पर राघव अपनी ट्रेनिंग के अंतिम चरण में था, और इधर दिल्ली के उस गोदाम में 2000 खामोश योद्धा तैयार हो रहे थे, जिन्हें बनाने वाले भोले भाले आदिवासी थे, जिन्हें पता भी नहीं था कि वे क्या बना रहे हैं। गोदाम वेयरहाउस में दोपहर के खाने का समय था। रोहित ने बड़े चाव से शहर के सबसे महंगे कैटर से खाना मंगवाया था। पनीर बटर मसाला, नान, पिज्जा और बर्गर। उसे लगा था कि जंगल के लोग ये सब देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन नजारा कुछ और ही था। आदिवासी कारीगरों ने खाने की प्लेटें जमीन पर पटक दी थी। गोदाम में तनाव का माहौल था। उनके मुखिया की आंखों में गुस्सा था। ये क्या कचरा है? मुखिया ने एक बर्गर उठाकर रोहित की तरफ फेंका। ये मरा हुआ खाना है। इसमें न जमीन की खुशबू है, न जंगल का स्वाद। प्लास्टिक जैसी रोटी और रबर जैसा मांस। हम इसे खाकर लोहा नहीं पिघला सकते। हमारा शरीर कमजोर पड़ रहा है। रोहित घबरा गया। अरे मुखिया जी, ये चीज बर्गर है, 500 रुपए का एक आता है। खाइए तो सही। नहीं, मुखिया चिल्लाया। सारे 50 कारीगर अपने औजार छोड़कर जमीन पर बैठ गए। जब तक हमें हमारा खाना, कंदमूल, ताजा फल और शिकार का मांस नहीं मिलेगा, और जब तक तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे, हम काम नहीं करेंगे। अनन्या ने प्रताप की तरफ देखा। प्रताप सर, अगर इन्होंने काम बंद कर दिया
तो हम डेडलाइन मिस कर देंगे। राघव का प्लान फेल हो जाएगा। प्रताप ने स्थिति को समझा। ये लोग भूखे नहीं थे, ये अपने घर को याद कर रहे थे और उन्हें उस वादे की याद थी जो प्रताप ने किया था, जंगल के तस्करों का खात्मा। भाग 45, प्रताप का ऐलान। प्रताप भीड़ के बीच गया और मुखिया के सामने खड़ा हो गया। आपको लगता है हम अपना वादा भूल गए? प्रताप ने अपनी भारी आवाज में कहा। राघव की टीम कभी वादा नहीं तोड़ती। उसने अपनी बेल्ट कसी और अपनी पिस्तौल चेक की। रोहित, गोदाम का दरवाजा खोलो, आज रात काम बंद। फिर प्रताप ने आदिवासियों की तरफ देखा। जिनको भूख लगी है और जिनको अपना जंगल बचाना है वो मेरे साथ चलो। आज हम तस्करों का शिकार करेंगे और वहीं से तुम्हारे लिए ताजा खाना भी लाएंगे। ये सुनते ही आदिवासियों के चेहरों पर चमक आ गई। मुखिया ने अपने सबसे बेहतरीन 10 योद्धाओं को चुना। उन्होंने अपने धनुष बाण, बोज एंड एरोज उठाए। बाकी लोग यहाँ रुको, प्रताप ने कहा। मैं मेरे कमांडो और तुम्हारे योद्धा साथ जाएंगे। भाग 46, जंगल में वापसी, रिटर्न टू द वाइल्ड। रात का समय था। प्रताप की एसयूवी और पीछे एक ट्रक जंगल के किनारे रुके। यहां से आगे का रास्ता पैदल था। जंगल के अंदर से आरी चेनसॉ चलने की आवाजें आ रही थीं। तस्कर, इलीगल लॉगर्स रात के अंधेरे में कीमती चंदन और सागौन के पेड़ काट रहे थे। प्रताप ने नाइट विजन गॉगल्स पहने। उसके साथ उसकी आयरन शील्ड के 4 कमांडो थे। उनके बगल में आदिवासी योद्धा थे जो बिना जूतों के भी जमीन पर ऐसे चल रहे थे कि सूखे पत्ते की भी आवाज नहीं आ रही थी। प्लान सुनो, प्रताप ने फुसफुसाकर कहा। वो लोग हथियार बंद हैं। उनके पास राइफल्स हो सकती हैं। मेरे कमांडो कवर फायर देंगे। लेकिन उसने आदिवासियों की तरफ देखा। जंगल का रास्ता तुम जानते हो, उन्हें घेरने का काम तुम्हारा है। आदिवासी मुखिया ने सिर हिलाया। उसने एक अजीब सी पक्षी की आवाज निकाली और उसके साथ ही अंधेरे में गायब हो गए। भाग 47, परछाई का हमला, अटैक ऑफ द शैडोज। तस्करों का लीडर, एक मोटा आदमी जिसका नाम बिल्ला था, पेड़ कटवा रहा था। जल्दी हाथ चलाओ, सुबह होने से पहले ट्रक भरने चाहिए। वह चिल्लाया। अचानक एक पेड़ के ऊपर से सरसराहट हुई। बिल्ला ने टॉर्च ऊपर की। कौन है वहां? सन। हवा को चीरता हुआ एक तीर आया और सीधे बिल्ला के हाथ में लगी राइफल पर लगा। राइफल उसके हाथ से छूटकर गिर गई। हमला! तस्कर चिल्लाए। इससे पहले कि वे संभल पाते, प्रताप और उसके कमांडो झाड़ियों से निकले। ठाए ठाए। प्रताप ने तस्करों के पैरों के पास गोलियां चलाईं, उन्हें डराने के लिए। हथियार डाल दो। वन विभाग को तो तुम खरीद लेते हो, लेकिन हमें नहीं खरीद पाओगे। तस्करों ने जवाबी फायरिंग की कोशिश की, लेकिन वे देख नहीं पा रहे थे कि हमलावर कहाँ हैं। आदिवासी योद्धा पेड़ों के ऊपर थे। वे ऊपर से रस्सियों और लताओं के सहारे नीचे कूदते, तस्करों को लात मारते और फिर अंधेरे में गायब हो जाते। ये एक अद्भुत जुगलबंदी थी। प्रताप की मॉडर्न मिलिट्री टैक्टिक्स और आदिवासियों की प्राचीन गुरिल्ला वॉरफेयर। एक तस्कर प्रताप पर चाकू लेकर झपटा। प्रताप ने उसकी कलाई पकड़ी, उसे घुमाया और एक ही मुक्के में जमीन पर सुला दिया। दूसरी तरफ मुखिया ने अपने भारी भाले के पिछले हिस्से से 2 गुंडों को ढेर कर दिया। 15 मिनट के अंदर सारे 20 तस्कर जमीन पर बंधे पड़े थे। उनकी मशीनें तोड़ दी गई थीं। भाग 48, जंगल की दावत, फीस्ट ऑफ विक्ट्री। लड़ाई खत्म होने के बाद जंगल में एक अजीब शांति थी। आदिवासियों ने अपने जंगल को बचा लिया था। मुखिया ने प्रताप के कंधे पर हाथ रखा। आज तुमने साबित कर दिया। तुम शहर के हो, लेकिन तुम्हारा दिल जंगल जैसा मजबूत है। उसी रात जंगल में ही आग जलाई गई। आदिवासियों ने जंगल से ताजे कंदमूल, रूट्स, जंगली फल और जड़ी बूटियां इकट्ठी की। उन्होंने अपनी पारंपरिक विधि से खाना पकाया। प्रताप, जो हमेशा सख्त रहता था, आज जमीन पर बैठकर उनके साथ महुआ के पत्ते पर खाना खा रहा था। ये लो, मुखिया ने एक भुना हुआ कंद याम प्रताप को दिया। ये पिज्जा से बेहतर है। इससे ताकत आती है। प्रताप ने खाया। वाकई, उस खाने में एक अलग स्वाद था, जीत का और आजादी का। प्रताप ने ट्रक को तस्करों की लकड़ियों से नहीं, बल्कि जंगल के ताजे खाने और औषधियों से भरवाया। चलो, प्रताप ने कहा। गोदाम में बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। अब काम दोगुनी रफ्तार से होगा। भाग 49, गोदाम में नई ऊर्जा। सुबह 4 बजे जब प्रताप और आदिवासी योद्धा वापस गोदाम पहुंचे तो माहौल बदल गया। ट्रक से उतरता हुआ ताजा जंगल का खाना देखकर बाकी कारीगर खुशी से झूम उठे। मुखिया ने सबको बताया कि कैसे उन्होंने तस्करों को हराया।
इससे सब में एक नया जोश भर गया। उन्हें लगा कि राघव और प्रताप ने उनका सम्मान रखा है। अब हम काम करेंगे, मुखिया ने ऐलान किया। राघव भाई के लिए हम लोहे के ऐसे आदमी रोबोट बनाएंगे जो कभी नहीं टूटेंगे। रोहित, जो रात भर जागकर टेंशन में नाखून चबा रहा था, ये देखकर हैरान रह गया। आदिवासियों ने खाना खाया और तुरंत काम पर लग गए। उनकी रफ्तार अब पहले से भी तेज थी। हथौड़े चलने की आवाज किसी संगीत जैसी लग रही थी। प्रताप एक कोने में खड़ा होकर ये देख रहा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी और जंगल की धूल थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। अनन्या मैम, प्रताप ने वॉकी टॉकी पर कहा, क्राइसिस खत्म, लेबर वापस काम पर है, और हाँ, जंगल अब सुरक्षित है। अनन्या ने राहत की सांस ली। थैंक यू प्रताप सर, आप सच में संकट मोचक हैं। लेकिन प्रताप जानता था कि असली संकट तो अब आने वाला है। तस्करों का बॉस बिल्ला पुलिस के हवाले कर दिया गया था, लेकिन वो ब्लैक सन का भी इन्फॉर्मर था। गोदाम की खबर अब दुश्मन तक पहुंचने वाली थी।